IVM। कठिन परिस्थितियां मजबूत लोगों का निर्माण करती हैं, यह कहना था ओवल टेस्ट मैच जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली का। और क्या सही मायनों में कठिन परिस्थितियां थी। ओवल टेस्ट मैच शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम को बहुत कमजोर करके आका जा रहा था, लेकिन ओवल में लगभग अगर आप पहले दिन का खेल हटा दें तो हर दिन भारतीय टीम ने डोमिनेट किया और अंत में रिजल्ट अब यह है कि सीरीज में हम 2-1 से आगे हैं और ओवल टेस्ट मैच हमने जीत लिया है। और ओवल के मैदान पर ये दूसरी जीत थी, यानी कि ओवल का मैदान हमें रास नहीं आता। और जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी इस टेस्ट मैच से पहले, हम 78 पे आउट हो गए थे। लोग बहुत कमजोर आंकने लगे थे भारतीय टीम को। और हमेशा और बड़ी पुरानी कहावत है कि शेर अगर 2 कदम पीछे ले तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो डर गया है, बल्कि वो एक बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा है। और ये बात भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखकर बिल्कुल सही साबित होती नजर आती है। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। हमारे साथ 2 खास मेहमान सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच इस समय जुड़ चुके हैं इस जीत का जश्न मनाने के लिए खेल नीति पर। और ये बहुत बड़ी जीत है। कप्तान की बातों से भी यही लगा, मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा की बातों से ये लगा। ऋषभ पंत ने कहा हमें जवाब देने की जरूरत थी। अब ये जवाब उन्होंने अपने आलोचकों को दिया है या इंग्लैंड के उन तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को जो उनकी बैटिंग अप्रोच को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह पे भी बात करेंगे। भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री की अगर बात करें, सबसे तेज 100 विकेट लेने का कारनामा उन्होंने कर दिखाया है। राजकुमार जी, पहला सवाल तो मैं आज आपसे ही लेना चाहूंगा और ढेर सारी बधाई आपको देना चाहूंगा। और खेल नीति के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये बधाई आप विराट तक भी पहुंचा दें। बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम का। और साथ ही विराट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, कठिन परिस्थितियां मजबूत लोगों का निर्माण करती हैं। अब ये किस संदर्भ में आप इसको देखते हैं राजकुमार जी? राजीव, सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि क्या बेहतरीन जीत हुई है ये भारतीय टीम की। और पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है, मानो कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। और जितने मुझे संदेश मिले हैं बधाइयों के, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जिस परिस्थिति से उठकर इस मैच में भारत ने दिखाया है कि क्या कैरेक्टर है भारतीय खिलाड़ियों का और किस तरह फाइट बैक किया है, वो बहुत ही लाजवाब था। और विराट का ये कहना मुझे काफी हद तक ठीक लगता है कि कठिन परिस्थितियां थी और वहां पर उन लोगों ने ये शानदार कैरेक्टर दिखाया। क्योंकि अब अगर पिछला मैच देखें तो हमें बिल्कुल मीडिया ने और सभी फैंस ने, इंग्लिश क्रिकेटर्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बिल्कुल कह दिया था कि ये बहुत वीक टीम है, इंडियन टीम कहीं स्टैंड नहीं करती इंग्लैंड के सामने। और इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है जिसके सामने भारतीय बल्लेबाज कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन भारतीय प्लेयर्स ने दिखाया कि किस तरह कमबैक की जाती है, क्या जज्बा है भारतीय क्रिकेटर्स का। तो वो देखकर बहुत ही मजा आया, पूरे देश को सबने एंजॉय किया। और कप्तान कोहली भी बहुत ज्यादा खुश थे, मेरी बात हुई उनसे रात को तो बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि जो एक डिटर्मिनेशन दिखाया, जो फोकस रखा उन्होंने पूरे मैच में, पूरी टीम ने। और सबसे अच्छी बात थी राजीव, वो इस बात के लिए बहुत खुश थे कि सभी ने कंट्रीब्यूट किया टीम में। ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया हो, सभी ने मिलकर वो प्रयत्न किए और उसका लाभ मिला भारतीय टीम को। सबा भाई, लगातार सिलसिलेवार तरीके से मैं ट्वीट सबके पढ़ रहा हूँ। विराट कोहली का ट्वीट मैंने आपको बताया कि विषम परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां मजबूत लोगों का निर्माण करती हैं। फिलोसफर भी हो गए हैं अब कप्तान, ये भी देख के और सुनकर अच्छा लग रहा है। और दूसरा, चेतेश्वर पुजारा जी का बड़ा मजेदार कमेंट है कि एक और यादगार जीत का हिस्सा बनने पर गर्व है। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया था। 36 ऑल आउट होने के बाद हमने टेस्ट मैच जीता, फिर सीरीज जीता। अब यहाँ 78 पे ऑल आउट होने के बाद हमने फिर टेस्ट मैच जीता और सीरीज जीतने के कगार पे हैं। कैसे आप देखते हैं चेतेश्वर पुजारा अब का कमेंट? आउट ऑफ फॉर्म थे, रन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया थोड़ा। सेम कुछ वैसी परिस्थिति विराट के साथ है, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन है लेकिन टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल विराट और पुजारा दोनों का। देखिए, भारतीय टीम मजबूत इसलिए है कि ये टीम किसी एक खिलाड़ी के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है इस समय। अब अगर आप गाबा की बात कर लें या फिर मेलबर्न की बात कर लें या फिर इंग्लैंड में जो होम सीरीज हुई थी उसकी बात कर लें, यहाँ पर जो हम लोगों ने जीत दर्ज की है, लॉर्ड्स टेस्ट में जिस प्रकार से हम जीते, वहां पर मोहम्मद सिराज ने 8 विकेट लिया। यहाँ पर आकर हर एक खिलाड़ी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया और छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन के भी का भी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। और इसी वजह से ये टीम बहुत बड़ी टीम है और बड़ी टीम को आप कभी भी कम नहीं आंकते हैं। अब फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर्स जो भी कहें वो अलग बात है, पर इंग्लैंड की जो टीम है, जो रूट कप्तान है उनके,
उन्होंने कभी भी भारतीय टीम को कम आंका नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस भारतीय टीम में कितने सारे खिलाड़ी हैं, कितने सारे मैच विनर्स हैं, और अपने दिन कोई भी आकर अच्छा परफॉर्म कर देता है, और यही इस श्रृंखला का दस्तूर रहा है। चाहे आप दूसरा टेस्ट मैच देख लें, वहां पर बुमराह और शमी ने आकर लाजवाब साझेदारी निभाई। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं उसको कैप्चर करना बहुत जरूरी है, और मुझे ये लगा कि बड़ी टीमों को आप दो दो तीन तीन बार चांस नहीं देंगे। अब एक चांस है, इस टेस्ट मैच में भी मिला था इंग्लैंड को, जब आपने भारत को 191 रन पर ऑल आउट कर दिया था। वहां से आवश्यकता ये थी कि इंग्लैंड बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करे। एक आपने ज्यादा लीड ली नहीं, सिर्फ 99 रन की लीड आपने ली, और फिर से आपने मौका दे दिया इतनी बड़ी टीम को वापस आने का टेस्ट मैच में। और बड़ी टीम जो है वो ऐसे ही मौकों का इंतजार करते हैं, जैसे ही उनको मौका मिलता है, जैसे ही थोड़ी बहुत ओपनिंग आती है, वहां पर अपना पूरा दम लगाकर वो वापसी कर लेते हैं, और यही खासियत है इस भारतीय टीम की। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन से हर एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा उसको खुशी मिलती है, सेल्फ बिलीव बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ फिर वो आने वाले टेस्ट मैचेस के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लेता है। राजकुमार जी, 50 साल के बाद हम ओवल के मैदान पे जीते। 1971 में जीते थे अजीत वाडेकर की कप्तानी में। अब 50 साल के बाद हम ओवल में टेस्ट मैच जीते हैं। एक तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ओवल वो ग्राउंड है जहां पे जब भी भारतीय टीम ट्रैवल करती है तो वहां पे एक कोई ना कोई टेस्ट मैच होता ही है। तो 50 सालों में ये मैच जीतना, तब मैं पुरानी क्लिप्स देख रहा था, सभा भाई लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, तो चंद्रशेखर का वो बहुत ही खतरनाक स्पेल हमने देखा। अब जसप्रीत बुमराह का एक स्पेल देखा जहां उन्होंने एक यॉर्कर डाली, एक बहुत तेज इन स्विंगिंग 2 विकेट जो उन्होंने निकाले। आपको लग रहा है, और हमारे कसार साहब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आप दोनों लोगों को, और उनका सवाल है कि जस्सी जैसा कोई नहीं, व्हाट अ स्पेल। क्या आपको लग रहा है कि जबरदस्त स्पेल ने मैच को बिल्कुल टर्न कर दिया? बिल्कुल, वो टर्निंग पॉइंट था। जिस स्पीड से उन्होंने, बिल्कुल राजीव, बहुत ही शानदार स्पेल था वो जसप्रीत बुमराह का। और वो अगर कंसिस्टेंटली वो 145 के ऊपर डाल रहे थे, और जिस जज्बे के साथ डाल रहे थे, तो वो देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। और मुझे भी मैं भी वो देख रहा था, चंद्रशेखर का स्पेल जो स्टार सोनी वाले दिखा रहे थे, जब उन्होंने 6 विकेट लिए थे और भारत 50 साल पहले जीता था। तो उसके बाद ये देखना और अच्छा लग रहा था कि जिस तरह कल भारतीय गेंदबाज कर रहे थे, स्पेशली जसप्रीत बुमराह, जो उनका लाइन लेंथ था और जो जिस तरह उन्होंने यॉर्कर मारकर आउट किया, वो बहुत ही, मतलब एक ऐसी यादगार रहेगी जो जिसने भी कल वो देखा है गेंद, वो उसे हमेशा याद रहेगी। जिस तरह वो बेहतरीन यॉर्कर था वो, जिस स्पीड से उन्होंने आउट किया, तो एक लग रहा था कि भारतीय टीम एक पर्पस के साथ वहां पर है और वो जानती है कि हम ये मैच जीत सकते हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया। और बहुत बड़ी चीज इसमें वही है कि जैसा अभी सभा ने भी कहा कि सेल्फ बिलीव है इस टीम में, अपने ऊपर विश्वास है कि हम कर सकते हैं, हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और वो उन्होंने करके भी दिखाया कल। शार्दुल ठाकुर पे चर्चा करना बहुत जरूरी है सभा भाई। हमेशा बल्लेबाजों को क्यों मैन ऑफ द मैच चुना जाता है? मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, और एक बल्लेबाज से ये सीधा सवाल है। राजकुमार जी और मैं हमेशा पेन में रहते हैं कि गेंदबाज रन बनाए, विकेट भी ले, फिर भी मैन ऑफ द मैच नहीं चुना जाता। अब मेरे लिए तो वो मैन ऑफ द मैच है। पहली इनिंग में उनके अगर आप 50 रन हटा दें तो आप शायद टेस्ट मैच हार ही गए थे। अब दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 50 बनाया, 100 रन की पार्टनरशिप की, बड़े क्रूशियल विकेट्स निकाले, जो रूट को आउट किया, लेकिन मैन ऑफ द मैच हो गए रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा का क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उन्होंने बहुत लाजवाब पारी खेली है, बट शार्दुल ठाकुर क्यों नहीं? अब ये तो फिर जिन्होंने अवार्ड दिया है, जो जूरी है, उनसे पूछना पड़ेगा राजीव। पर मुझे भी लग रहा था कि शार्दुल ठाकुर, क्योंकि मुझे लगा कि शार्दुल ठाकुर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस टेस्ट मैच में। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस फ्रीडम के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, वो पहली पारी में उनके रन आप हटा दे तो भारत, मुझे लगता है 140-150 पे ऑल आउट हो जाता। वहां से पूरी तस्वीर जो है वो बदल जाती इस टेस्ट मैच की। लीड जो है आप सोच लीजिए करीब 150 रन की हो जाती। उसके साथ साथ जो दूसरी पारी में उन्होंने 60 रन बनाए, 100 रन की साझेदारी हुई। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि अगर वो आप 100 रन नहीं बनाते तो सोचिए आपकी लीड हो जाती है, जो इंग्लैंड का टारगेट वो छोटा हो जाता। और ये दूसरी पारी में आके उन्होंने जो 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, एक समय ऐसा लग रहा था जब हसीब हमीद और रोरी बर्न्स खेल रहे थे कि विकेट में कुछ नहीं है, यहाँ से विकेट लेना बहुत मुश्किल है। अचानक उन्होंने उनको बॉल थमाई विराट कोहली ने, और पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट ले लिया रोरी बर्न्स का। उसके बाद फिर वापस आए, 1 या 2 ओवर डाला, वहां पर जो रूट का विकेट ले लिया। और ये पहली बार नहीं है, जो रूट का विकेट वो पहले टेस्ट मैच में भी ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के खिलाड़ी की आवश्यकता है इस समय भारतीय टीम को, जो पूरी दम से ना ही केवल बल्लेबाजी करे पर गेंदबाजी भी करे।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है शार्दुल ठाकुर का। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि उनमें जिस विश्वास की हम लोग बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से नजर आ रहा है। और अच्छी बात ये भी है कि टीम मैनेजमेंट जो है उनको सपोर्ट कर रही है। वो एक परफेक्ट टीम मैन है इस समय भारतीय टीम के लिए। राजकुमार जी, अगर हम मुकाबलों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया बार बार जहन में इसलिए आता है कि वहां पर भी हम बैकफुट पर थे, वहां से हमने सीरीज जीता। अब दूसरी बार इंग्लैंड में हमने फिर ये कर दिखाया, और हर बार बैटिंग फेल हो रही थी और गेंदबाज क्लिक कर रहे थे। इस बार ऐसा है, एक कंबाइंड टीम के तौर पर भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया, 400 से ज्यादा रन बनाए, देन ओपोनेंट को आउट करने का भी काम किया जब उनको मौका मिला। अब कौन सी जीत ज्यादा बड़ी आप देख रहे हैं, 36 पे ऑल आउट होने के बाद जीत, या 78 पे ऑल आउट होने के बाद ये जीत? देखिए, मेरा मानना है कि ये दोनों ही बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक। ये बहुत बड़ी जीत है, दोनों ऐतिहासिक जीत है, और इसमें डिफरेंशिएट करना या कहना कि ये बड़ी जीत है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी जीत है। ऑस्ट्रेलिया वाली जीत थोड़ी सी शायद ज्यादा इसलिए कही जा सकती है बड़ी, कि उसमें प्लेयर्स नहीं थे, और हमारे यंगस्टर्स ने, जो हम कह सकते हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ पे जो थे, वो जो फ्रिंज प्लेयर्स थे, उन्होंने आके वो कमाल करके दिखाया। तो इसलिए वो थोड़ा सा क्रेडिट मैं ऑस्ट्रेलिया वाली जीत को ज्यादा दूंगा। तो भाई, आपके लिए कौन सी ज्यादा जीत बड़ी थी? क्योंकि दोनों ही अलग अलग सिचुएशन थी। वहां पे हम पहला ही टेस्ट मैच हार गए थे, यहाँ पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद हम हारे हैं। कैसे आप देखते हैं दोनों, अगर हम जीत की तुलना करें? क्योंकि हम दोनों ही जीत में एक चीज कॉमन थी कि हम राइट ऑफ कर दिए गए थे, बैटिंग एकदम से फेल हो गई थी, और सडनली हम वापस आए, और वो भी ऐसे धमाकेदार तरीके से कि उसकी गूंज मुझे लग रहा है अब मैनचेस्टर तक जाएगी। राजीव, देखिए, जीतों की तुलना करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कठिन है। अब हर एक जीत की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। अगर उस तरह की हम बात करें तो 1971 में जो भारत ने पहली बार ओवल टेस्ट मैच जीता था, वो तो बहुत बड़ी जीत है। पहली बार भारत ने इंग्लैंड की धरती पर जाकर वो टेस्ट मैच जीता था। मुझे लगता है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हमारी टीम ऐसी हो गई है कि इसमें कोई भी खिलाड़ी इंडिस्पेंसेबल नहीं है। कोई ना भी रहे तब भी हम जीतते आ रहे हैं। तो गाबा में भी वही रहा है, यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की हालत रही। मोहम्मद शमी इस टेस्ट मैच में नहीं खेले। मोहम्मद शमी के बारे में हम लोग कह रहे थे कि अरे इस विकेट पर मोहम्मद शमी को खेलना चाहिए था, वो नहीं खेले। ईशांत शर्मा बाहर है तब भी हम जीत रहे हैं। आर अश्विन नहीं खेल रहे हैं तब भी हम जीत रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जिस प्रकार के हमारे जो पूल ऑफ प्लेयर्स इस समय पैदा हो रहे हैं भारतीय टीम के लिए, जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो तैयार हो रही है, ये दर्शा रही है कि ये टीम इतनी ज्यादा मजबूत है कि एक दो खिलाड़ी ना भी रहे उसे फर्क पड़ता नहीं है। गाबा में भी हम लोगों ने वही किया। वो श्रृंखला जीतने वाली जीत थी। तो हर एक जीत इसी तरफ संदेश दे रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स को, अंतर्राष्ट्रीय टीमों को, कि भारत को आप कभी भी कम नहीं आंकिए। भारत के मेन खिलाड़ी रहे ना रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये जो जज्बा है, ये जो आत्मविश्वास है, ये जो प्रूफ करने की जो तमन्ना है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का जो जज्बा है, वहां पर परफॉर्म करने का जो जज्बा है, मैच विनर होने का जो जज्बा है, इसी वजह से भारतीय टीम इस स्थान पर खड़ी है इस समय। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए और भारतीय टीम के पूल के प्लेयर्स के लिए। राजकुमार जी, जसप्रीत बुमराह पे वापस आते हैं। सबसे तेज 100 विकेट लेने का कारनामा उन्होंने कर दिया है। कपिल पाजी को उन्होंने पीछे छोड़ा, 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लिए हैं। और ये जब सीरीज शुरू हो रही थी तो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और उनकी फॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा सवाल थे। अब क्या, जिस तरह की गेंदबाजी और जिस तरह से उन्होंने ऑली पोप और बटलर को आउट किया, जॉनी बेस्टो को, माफ कीजिएगा, कैसे आप देखते हैं उनकी गेंदबाजी को और ये जो 100 विकेट तक पहुंचने का सफर रहा जसप्रीत बुमराह का? राजीव, वो बहुत शानदार फॉर्म में है, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस टेस्ट सीरीज से पहले जब वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का फाइनल हुआ था तो उसमें बहुत ऑफ कलर नजर आए थे जसप्रीत बुमराह, और लग रहा था कि शायद अभी वो पूरी तरह फिट नहीं है, अपनी इंजरी से पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन क्या वापसी की है इस खिलाड़ी ने, और अच्छे एरियाज में डाल रहे हैं। उनको कंट्रोल है अपने यॉर्कर पर, अपने बाउंसर पर, तो जबकि टेस्ट मैच में अक्सर देखा नहीं जाता कि यॉर्कर पर बहुत ज्यादा विकेट्स मिले, लेकिन जिस तरह का यॉर्कर मारकर उन्होंने जॉनी बेस्टो को आउट किया, वो मेरा मानना है कि सभी हमेशा याद रखना चाहेंगे या बार बार देखना भी चाहेंगे। जी सबा भाई, बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा डिफरेंट था इस बार, क्या इसका भी फायदा मिला? उमेश यादव आए टीम में, स्विंग बॉलर हैं और अच्छी लेंथ पे वो गेंदबाजी करते नजर आए। ये और जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, सिराज और शार्दुल ठाकुर, एक नया कॉम्बो नजर आ रहा था ऑलमोस्ट, ईशांत और शमी का आउट होने से। क्या इसका फायदा मिला है? क्योंकि ज्यादातर इंग्लैंड के बैट्समैनों ने उमेश यादव
को तो बिल्कुल ही नहीं खेला इस पूरे सीरीज में। इसका कुछ इफेक्ट आप देख रहे हैं, या आपको लग रहा है इंग्लैंड की बल्लेबाजी कमजोर थी, हम कोई भी बॉलिंग अटैक खिलाते और जीत जाते? मुझे तो ये लग रहा है कि इंग्लैंड की बैटिंग को हम लोगों ने कमजोर बनाया। अब भारतीय टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतने सारे मैचेस खेल रही है, कॉम्बो तो आपको बदलता ही रहेगा। श्रेय हमें देना होगा जो जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं टीम में, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। उमेश यादव को देख लीजिए आप, इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद वो आए मैच खेलने के लिए, और बाहर बैठकर मैच देखना बहुत कठिन होता है राजीव। और उमेश यादव का मुझे लगता है कि उनका डेब्यू हुआ था 2011 या 2010 में। तब से अभी तक वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं, अंदर बाहर होते रहे हैं, इंजरी की वजह से कई बार वो परेशान हुए हैं, पर इस समय फिट नजर आ रहे हैं। उन्होंने 7 विकेट लिया, और सबसे अहम जो विकेट था वो उमेश यादव ने लिया। वो पहली पारी में जो रूट को जिस तरह से आउट किया, और मुझे लगता है कि वो एक मैजिकल डिलीवरी थी, वो अनप्लेएबल डिलीवरी थी। वो गिरने के बाद इतनी तेज गति से अंदर आई, जो रूट जैसे बल्लेबाज को आपने बैट पैड के बीच में से वो बॉल निकल गई, और उनको बोल्ड कर देना आसान नहीं होता है। तो ये तब पॉसिबल है जब एक खिलाड़ी बस इंतजार कर रहा है कि मुझे मौका मिले, मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि और वो सभी खिलाड़ियों को देख रहा है जो उसके साथ खेलते हैं, उनको जब जब मौका मिल रहा है वो परफॉर्म कर रहे हैं। 7 विकेट लिया है उमेश यादव ने इस मैच में। दूसरी पारी में भी आकर उन्होंने 3 विकेट झटके हैं, तो वैसा लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह के साथ साथ एक और सपोर्ट बॉलर चाहिए, उन्होंने आकर विकेट ले लिया। तो मुझे लगता है कि हर एक खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात तो यही है ना राजीव, कि जो खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं, वो जब नहीं खेलते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, टीम को अच्छा करना चाहिए, उनको वो सपोर्ट करते हैं, पर जैसे उनको मौका मिलता है तो फिर वो अपनी पहचान बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है इस टीम की। पृथ्वी, हमारे एक व्यूअर जुड़ रहे हैं, राजकुमार जी, उनका सवाल है कि ट्रूली गुड मॉर्निंग, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी सुबह है आज। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय ऑल इंडियन प्लेयर्स, ऑल्दो उनका कहना है कि रहाणे की जगह अश्विन को खिलाया जाना चाहिए 5वें टेस्ट मैच में। देखिए पृथ्वी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है अपने इस चर्चा में, कि कोई भी खेले उससे फर्क पड़ता नहीं है। अब अश्विन नहीं खेले तब भी भारत मैच जीत गया, अजिंक्य रहाणे खेले, उन्होंने रन नहीं बनाया तब भी भारत मैच जीत गया। गाबा की हम बात करें, वहां पर विराट कोहली नहीं थे, हमारे मेन प्लेयर्स नहीं थे, तब भी भारत जीत गया। मेलबर्न में जहां पर हम लोगों ने जबरदस्त वापसी की, वहां पर विराट कोहली मौजूद नहीं थे, वहां पर अजिंक्य रहाणे रन बनाया, वहां पर अश्विन ने कंट्रीब्यूट किया, या फिर जो भी खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि इस टीम की विशेषता या इस टीम की मजबूती यही है कि जिस खिलाड़ी को भी मौका मिल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। अब अश्विन आगे चलकर खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं वो अलग बात है। हाँ, मुझे भी लगता है कि प्रदर्शन के हिसाब से उनको खेलना चाहिए, पर अंत में ये निर्णय जो है वो टीम मैनेजमेंट का है, कप्तान का है, कोच का है, कि वो किस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि कॉम्बिनेशन जो भी रहे, खिलाड़ी जो भी रहे, भारत का जीतना बहुत जरूरी है, और यही भारत करके दिखा रहा है। क्योंकि बड़ी जीत विराट की कप्तानी में हासिल की, और ऑलमोस्ट हम 2007 के बाद का सूखा खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हमने 11 में दौरा किया, हम बुरी तरह हारे, 14 में हारे, फिर 18 में हारे, अब 21 में 2-1 से आगे हैं। और अगर हम आगे हैं तो बड़ा क्रेडिट यहाँ पे हमारे ओपनर्स को जाता है, जिन्होंने लगभग हर मैच में बहुत एक्सीलेंट स्टार्ट दिया, और व्हाइट बॉल, जो रेड बॉल की बात करें, उसको सी थ्रू करने का काम किया। कैसे आप देखते हैं रोहित शर्मा का प्रदर्शन? 9 शतक वो इंग्लैंड में लगा चुके हैं, अगर हम ऑल फॉर्मेट मिला दें, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज से ज्यादा है। 8 शतक राहुल द्रविड़ के हैं, और रोहित शर्मा के 9 शतक। अब मुद्दा ये आता है, एज अ कोच, क्या आपको लगता है जो समय रोहित शर्मा के पास है वो उनको हेल्प करता है इंग्लैंड में जाके स्विंग बॉल को बेहतर तरीके से खेलने का? मुझे लगता है कि हम तीनों फॉर्मेट में अगर हम ध्यान दें, तो इस समय सबसे बड़ा ओपनर अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई है तो वो है रोहित शर्मा जी। इस खिलाड़ी की कला को आप देखेंगे तो लगेगा कि इस खिलाड़ी के पास समय ही समय है, और इतना ज्यादा समय और किसी भी मॉडर्न डे ग्रेट में नहीं है, चाहे वो विराट कोहली हो, डेविड वार्नर हो, जो रूट हो, या फिर स्टीव स्मिथ क्यों ना हो, या फिर केन विलियमसन क्यों ना हो। और इतना जल्दी अपने आप को बतौर ओपनर इंग्लिश कंडीशंस में, जहां पर बल्लेबाजी करना सबसे कठिन होता है, वहां पर ढालना बहुत बड़ी बात है ये रोहित शर्मा की, और वो नजर आया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है भाई, आपको आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। माइकल वॉन ने एक ट्वीट किया है कि 137 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की गेंद को रोहित ऐसे खेलता है जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। इतना बड़ा डिफरेंस, माइकल वॉन का ये स्टेटमेंट जो हमेशा बहुत क्रिटिकल होते हैं भारतीय टीम के अगेंस्ट। इसीलिए मैंने कहा है कि
और सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी बल्लेबाजों के लिए समय की जो कीमत है बहुत ज्यादा है। जी। पर रोहित शर्मा के लिए समय मुझे लगता है एक ऐसी लग्जरी है जो वो आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं। जिस प्रकार से राजकुमार शर्मा जी जो भी दुनिया की लग्जरी है वो आसानी से खरीद सकते हैं। हम लोग को उसके लिए मेहनत करनी होती है। कुछ वही हालत यहाँ पर रोहित शर्मा की है। पर अगर हम सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दें, बल्लेबाजी के स्किल्स पर ध्यान दें, तो मुझे लगता है ये एक अद्भुत प्लेयर है और बहुत मेहनत करनी पड़ी है रोहित शर्मा को। जिस तरह से वो वनडे में बल्लेबाजी करते हैं, T20 में बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं, यहाँ पर कितना ज्यादा ध्यान देना पड़ा है उनको शॉट सिलेक्शन के ऊपर, कितने ज्यादा विल पावर के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है, संयम के साथ बल्लेबाजी की है और डिफेंस कितना स्ट्रांग कर लिया उन्होंने अपना। ये बहुत बड़ी बात है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में। और डिफेंस आपका स्ट्रांग होगा तभी आप टेस्ट मैच में रन बनाएंगे, विशेष करके इंग्लैंड जैसे कंडीशंस में। इस सवाल है कसार जी का, उनका बड़ा एक तरह से कहा जाए अलग तरीके का सवाल है। उनका ये कहना है कि डू यू थिंक इंडिया शुड स्टॉप प्लेइंग कैच अप क्रिकेट नाउ एंड हैव टू स्टे अहेड इन एवरी गेम टू डोमिनेट वर्ल्ड क्रिकेट? प्रसाद साहब, आपने बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है और मैं आपकी बात से सहमत रखता हूँ। और ये बात मैंने पहले भी की है कि भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां पर भारत को वर्ल्ड को डोमिनेट करना। हम लोग बात करते हैं कि भारत हमेशा कमबैक कर लेता है, पर भारत को कमबैक करने की आवश्यकता नहीं है कि भारत इतना ज्यादा आगे है अन्य टीमों से। वो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी है, हमारे पास शानदार प्लेयर्स हैं, हमारी बल्लेबाजी इतनी ज्यादा मजबूत है। तो चाहे वो 36 हो या फिर 78 हो या फिर 191 हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमें कैचअप क्रिकेट खेलने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करना है। और ना ही केवल टेस्ट क्रिकेट में, पर हर एक फॉर्मेट में। अब विश्व कप होने वाला है, वहां हमें जबरदस्त प्रदर्शन देना, वो हमें जीतना होगा। वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का है वो हमें जीतना होगा। हमारी टीम में इस प्रकार के प्लेयर्स हैं, आप अंदाजा लगाइए कि गाबा में हमारे 11 में से 8 या 9 खिलाड़ी नहीं थे, उसके बाद हम वो टेस्ट मैच जीते हैं। यहाँ पर भी हमारे मेन प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो फॉर्म की वजह से हो, चाहे वो किसी और कारण से हो। आर अश्विन इस समय टीम में नहीं है, उसके बाद हम मैच जीत रहे हैं। मोहम्मद शमी नहीं है, तब भी हम मैच जीत रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी खिलाड़ी जो है वो इंडिस्पेंसिबल नहीं है। दूसरा खिलाड़ी आ जाता है, वो भी परफॉर्म करता है। अगर हमारी स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत है तो इतने हाइज लोज की आवश्यकता है नहीं। तो फिर हम इस तरह से बात करेंगे नहीं कि भारत कमबैक कर रहा है, कि दूसरी टीमें हमें क्यों कम आंक रही हैं। कोई भी हमें कम आंकने की भूल नहीं कर सकता है। और बहुत बहुत अच्छा आपका ये स्टेटमेंट रहा है। और मैं भी इस बात से, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन आने वाले समय में कुछ इस प्रकार का ही रहे कि हम वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करें। हरजैन जी, आपको बता दें, आपका जो मैसेज है कि T20 वर्ल्ड कप का सिलेक्शन आज है, तो मैं आपको बता दूं, जो जानकारी मुझे सूत्रों से मिली है वो कि वेडनेसडे को टीम का सिलेक्शन होगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको 15 बहुत पहले बता देंगे, क्योंकि हमारे साथ पूर्व सिलेक्टर सभा जी हैं और इनके साथ हम डिस्कशन कल करेंगे सिलेक्शन से पहले कि किसको T20 स्क्वाड में होना चाहिए। आपके लिए सवाल है सभा भाई पृथ्वी का। उनका कहते हैं कि राजीव, वर्ल्ड कप T20 टीम तो बन चुकी है, राजकुमार शर्मा जी को तो पता ही होगा। आज ही अनाउंस कर सकते हैं। हाँ, हम कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहिए ताकि लोग एक दिन पहले जीत का जश्न मना लें, देन टीम के बारे में बात करें। जी, आपके लिए सवाल है पृथ्वी का सभा भाई, बड़ा अच्छा सवाल है उनका कहना है कि नेक्स्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में स्कोर बनाने पे अब सारा फोकस होना चाहिए। अब देखिए, मुझे तो इस मैच में भी लग रहा था कि अगर आप पहली इनिंग में बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे तब आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। पर भारत एक ऐसी टीम है जो बेहतरीन तरीके से कमबैक कर सकती है। पहले इनिंग में अगर आप बड़ा स्कोर ना भी खड़ा करें तब देखिए, जरूरी ये है कि आपकी जो अपोजिशन की टीम है वो भी बड़ा स्कोर ना खड़ा करे पहली पारी में। अब पिछले टेस्ट मैच में हेडिंग्ले में क्या हुआ था, भारत 78 पर आउट हो गया था। उसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, तो वहां से वापस आना बहुत कठिन हो जाता है किसी भी टेस्ट मैच में। और भारत के साथ भी वही हुआ। इस टेस्ट मैच में भारत 191 पर आउट हुआ, पर हमने जो लीड है इंग्लैंड की वो बहुत छोटी रखी, रेस्ट्रिक्ट कर दिया वहां पर इंग्लैंड को, और इसी वजह से भारत जो है वापसी कर पाया इस टेस्ट मैच में। तो आवश्यक यह है कि आपको तो पहली पारी में रन बनाना ही होगा, पर अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आपको ध्यान ये देना होगा कि जो दूसरी टीम पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही है उसकी लीड ज्यादा ना हो, तभी आप मैच में बने रहेंगे, जो कि जिस तरह से इस टेस्ट मैच में हुआ है। तो ये इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
बट मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा कि रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर तीनों फॉर्मेट मिला के 10,000 रन पूरे किए इस टेस्ट मैच में। सचिन के बाद वो दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। विराट कोहली ने 23,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए, सबसे तेज। कैसे आप देखते हैं, हमारे जब बड़े खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं तो आपको लग रहा है चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं इंडियन क्रिकेट में? देखिए, हम लोगों ने रोहित शर्मा के बारे में बात कर ली कि वो मॉडर्न डे ग्रेट है इस समय। जसप्रीत जी बुमराह एक और मॉडर्न डे ग्रेट बनने की दहलीज पर खड़े हो गए हैं। T20 हो और वनडे हो या फिर टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी हो, मुझे लगता है ये पहला बाज हो जो टेस्ट मैच में इतने कम समय में जिसने इतना कुछ अचीव कर लिया है। और मैं यहाँ पर सिर्फ विकेट्स लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाल ही में अगर आप उनका प्रदर्शन देखें या फिर इस टेस्ट मैच में ही प्रदर्शन देखें, कौन ऐसा मॉडर्न डे ग्रेट है गेंदबाज जो तीनों लेंथ में गेंदबाजी कर सकता हो? कौन ऐसा मॉडर्न डे टेस्ट बॉलर है जो यॉर्कर डाल के 5th डे के विकेट पर विकेट ले ले? वो कर दिखाया है जसप्रीत बुमराह ने। कौन ऐसा बल्लेबाज है जो गुडलैंड डिलीवरी डालकर ओली पोप को आउट कर ले, वो भी गति से? कौन ऐसा गेंदबाज है जो शॉर्ट पिच डाल के या बाउंसर डाल के विकेट ले सकता है? तो ये तीनों लेंथ में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर 4 लेंथ, एक तो फुल लेंथ हो गया या यॉर्कर हो गया, या 3 लेंथ पे अगर हम ध्यान रखें तो गुडलैंड डिलीवरी और शॉर्ट डिलीवरी। तो मुझे लगता है कि ये विशेषता सभी अगर हम टेस्ट मैच बॉलर में देखें तो इस समय सिर्फ जसप्रीत बुमराह में ही है। और आपके पास एक और खिलाड़ी है, कप्तान कोहली, जो ऐसे ही तीनों फॉर्मेट में महान बल्लेबाजी करते हैं। तो अगर आपकी टीम में 3 ऐसा खिलाड़ी है तो फिर इस टीम को कौन रोक सकता है? और ये बहुत बड़ी बात है भारतीय टीम की। सो भाई, हम लोग अक्सर पिछले कुछ दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं कि इंग्लैंड में ओपनर्स का रोल कितना बड़ा हो जाता है। ये स्टैट्स में कल भी आपसे चर्चा कर रहा था कि 700 से ज्यादा गेंदे के राहुल खेल चुके हैं और रोहित शर्मा 800 से ज्यादा गेंदे खेल चुके हैं इस दौरे पर। क्या ये बड़ा फर्क डाल रहा है कि हमारे ओपनर्स सी थ्रू कर रहे हैं न्यू बॉल को, जिसकी वजह से हम ज्यादा बेहतर स्थिति में है डोमिनेट करने की इस सीरीज में? हाँ, और इतिहास का भी यही गवाह है राजीव। जब बाहर की टीमें जाती हैं खेलने के लिए इंग्लैंड कंडीशंस में, वहां पर अगर ओपनर्स ने कंट्रीब्यूट किया या फिर एक ओपनर है नंबर 3 ने साझेदारी निभाई, वहीं पर टीमें जो हैं वो बड़ा स्कोर खड़ा करती हैं और टीमों के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पहली पारी या दूसरी पारी में क्या हुआ? दूसरी पारी में पुजारा और रोहित शर्मा की बहुत बड़ी साझेदारी हुई। उसके पहले केएल राहुल और रोहित शर्मा ने साझेदारी निभाई। तो ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा, अगर इस तरह की साझेदारियां रहेंगी टॉप ऑर्डर में और विशेष करके ओपनर्स में, तभी मुझे लगता है कि भारतीय टीम की सफलता और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसीलिए महत्व बहुत ज्यादा होता है। और मैं आजकल कमेंट्री बॉक्स में या फिर गेम के दौरान सनी भाई से काफी चर्चा करता रहता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका जो अप्रोच रहता है ओपनर के रूप में, वो मतलब सुनकर उनकी बातें, जिस तरह से वो प्रिपेयर करते थे, जिस तरह से वो मैदान में जाते थे, उनका भी यही मानना है कि ये जो 2 ओपनर्स हैं जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि इन दोनों ओपनर्स की तैयारी काफी अच्छी है और उनकी क्लैरिटी है बल्लेबाजी में। जब इंग्लिश कंडीशन में आप जाएंगे और अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी दिमाग में कि आपका गेम प्लान क्या है, तब तक रन बनाना बहुत कठिन है। और सनी भाई का भी यही मानना है कि इन दोनों ओपनर्स में वो क्लैरिटी देखने को मिल रही है उनके अप्रोच में और उनके गेम प्लान में। सवा भाई से सवाल था, लेकिन पृथ्वी थोड़ा लेट जुड़े हैं। हम आपको बता दें, मैन ऑफ द मैच को लेकर मैंने सवा भाई को कटघरे में ऑलरेडी खड़ा कर दिया था कि रोहित शर्मा क्यों, शार्दुल ठाकुर क्यों नहीं। और सवा भाई भी ये मान रहे थे कि शार्दुल ठाकुर ही मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। लेकिन अंत में अगर आप देखें, हर खिलाड़ी का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है और राजकुमार सर भी अपना वोट जो है शार्दुल ठाकुर को दे रहे हैं इशारे के जरिए। और देखिए, ये एक टीम गेम है, हर खिलाड़ी का अपना एफर्ट रहा है, हर खिलाड़ी का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, तभी हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए ओवल के मैदान पर। 50 सालों के बाद हम ओवल के मैदान पे जीते। और एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको बता दें कि 1902 के बाद से यहाँ रनचेज नहीं कर पाई है इंग्लैंड कोई भी टारगेट। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था जब हिंदुस्तान की टीम ने चौथी पारी के लिए इंग्लैंड को बुलाया। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जीत, और इस बड़ी जीत का पूरा श्रेय भारतीय टीम को। सीरीज में 2-1 से आगे, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि 3-1 के साथ सीरीज खत्म करें। और बाबा करीम जिन्होंने भविष्यवाणी की थी खेल नीति पर कि भारतीय टीम ये सीरीज 3-1 से जीतेगी, वो चरितार्थ होती नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, राजकुमार सर आपका। और जुड़िए खेल नीति के साथ आप भी रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के नए यूट्यूब चैनल पर और IBM के फेसबुक पेज पर। आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र पर। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMpodcast.com पर, गाना, Spotify,
सावन गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।